जय हिंद जय भारत दोस्तों। यूपीएसआई के लिए नया सप्ताह आपका शुरू हो गया है। आज है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को जो है हम लोग पॉलिटी का 8वां चैप्टर देखने वाले हैं। 8वां जो चैप्टर है आपका स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी आपका हो जाएगा एक तरह से लोकल गवर्नेंस की बात किया जाए। ठीक है, तो इसका खासियत क्या होने वाला है, यहाँ पे हम यूपीएसआई 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्यों डिस्कस करते हुए चलेंगे? ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और आप इसको क्या बोलते हैं, केयरलेस तरीके से ना पढ़ें। नहीं तो आप सोचते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ने से हमें क्या फायदा है। तो आप देखिएगा, कम से कम मैं बता दूं आपको, लगभग मतलब हर शिफ्ट में समझिए एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन एवरेज पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी सिलेक्शन के लिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 27,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी उस ग्रुप में हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन। और मैं एक बात बता दूं, जब आपको हमारा सुपर 100 ग्रुप में अगर शामिल होना रहेगा तो ये सब आपको या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या किताब में हाईलाइट किया हुआ या आपका हाथ का नोट्स बनाया हुआ कोई ना कोई माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हमारा नोट्स जरूर बनाए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय गौर स्थानीय स्वशासन क्या है आपका? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है, मतलब स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर क्या किया जाता है, निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे आपका ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति सर्व प्रमुख हो जाए। क्या हो? एक ही व्यक्ति सर्व प्रमुख हो जाए, ऐसा ना हो। तो इस वजह से क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कई लोगों में शक्तियों का जो है विभाजन कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो जाता है। तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? आपका प्रश्न क्या बन जाएगा यहाँ से? अगर मान लीजिए आप एग्जामिनर हो, आप किसी एग्जाम के लिए पेपर बनाना चाहें, तो यहाँ पे आप प्रश्न क्या बना सकते हैं? यही बना सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो है उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाना। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य हो जाएगा कि निचले स्तर के जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, स्थानीय स्वशासन में भागीदार बनाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुनिश्चित किया जा सके और क्या हो सके, लोग अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1864 में, कब? 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया। तो अब यहाँ प्रश्न क्या बन जाएगा, किसके द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को मतलब मान्यता प्रदान किया गया? तो 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। क्या प्रदान किया? कार्यात्मक व वित्तीय। यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपका यही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा है 1880 से लेके कब तक रहा है? 1884 तक रहा है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा।
जैसे ही हमें प्रश्न मिलेगा यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। पहले जो है ना हस्तांतरित विषय था, पहले कैसा भी विषय था, हस्तांतरित विषय था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया, इसे स्थानीय स्वशासन को, किसको, स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया किसका बना दिया गया, राज्य का विषय बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि स्थानीय स्वशासन किसका विषय है, तो यह राज्य का विषय है। किसका विषय है, राज्य का विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्वीकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा एसके डे को इसका मंत्री बनाया गया। तो आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है ग्राम स्वराज को उद्देश्य से स्वीकार करने के उद्देश्य से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है, ये मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। और इसके पहले मंत्री कौन थे, ये भी याद रखिएगा, एसके डे। कौन थे, एसके डे। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस पीडीएफ को दो तरह का मैंने बनाया है। एक तो आप कम पेज में प्रिंट करा सकें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अवेलेबल है इसका, ताकि आपका 5 से 6 पेज में इस पीडीएफ को प्रिंट करा सकें। और पढ़ने के लिए मैंने बोल्ड लेटर बनाया, थोड़ा बड़ा लेटर बनाया, बड़ा अक्षर दिखे, तो ताकि आप मोबाइल में भी पढ़ सके। तो दोनों तरह का पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए, सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा था, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कौन सा था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है सामुदायिक विकास का पहला आपका स्थापित कार्यक्रम था, जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, पूछा गया था, उसके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन पूछा क्या गया था, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जो नगर निगम है कहाँ स्थापित किया गया था, मद्रास में स्थापित किया गया था। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था, मद्रास में। 24 नवंबर 2021 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है, 24 नवंबर 2021 का। फिर एक प्रश्न है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो महापौर होते हैं, कौन, जिसे मेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेयर। आप सुने होंगे कि गोरखपुर के मेयर ए है, ठीक है। एक बार गोरखपुर के मेयर शायद कोई किन्नर भी हुआ था, ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसको बोला जाता है। तो महापौर क्या करते हैं, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। चलिए, और भी जो प्रश्न बीच बीच में बनते रहेंगे मैं आपको बताते रहूंगा, ताकि आपको अनुभव अच्छा हो जाए। चलिए, अभी हम लोग कुछ जो है समितियों के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इन समितियों से क्या प्रश्न बनता है वो भी देखा जाएगा हम लोग। सबसे पहले आपका क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इससे प्रश्न क्या बने हैं मैं आपको बता दूं। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। वहां पर क्या क्या ऑप्शन में क्या था, अशोक मेहता समिति, GLM सिंघवी समिति, GVK राय समिति, नारायण समिति। तो नारायण समिति आपका नहीं है, बाकी ये सभी जो है आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। फिर और आपका पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। तो ग्राम पंचायत, बलवंत राय मेहता
समिति 1957, इसी में जो है त्रिस्तरीय आपका संरचना का व्यवस्था किया गया है। क्या? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे अभी, तब देखिएगा आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। चलिए देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद, किसके असफल होने के बाद? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, किसको? जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था था या पंचायती राज व्यवस्था था, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा आपका, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था आपका? तो जनवरी 1957 में, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो आपसे यही पूछता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये प्रश्न 2017 में। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पे, देखिए आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे निचले स्तर पे, 2017 का प्रश्न है, आप प्रीवियस ईयर जाके उठा के देखेंगे, पूछा गया है 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पे कौन सा है। ठीक है, सीधे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आपके बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे निचले स्तर यानी अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इन तीनों का आप नाम भी याद रखिएगा। प्रखंड को क्या इंग्लिश में ब्लॉक भी बोला जाता है? क्या इंग्लिश में आपका ब्लॉक भी बोला जाता है? तो ब्लॉक भी याद रखिएगा। ग्राम स्तर पर क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत हो गया। प्रखंड स्तर पर क्या हो गया? पंचायत समिति हो गया। और जिला स्तर पर क्या हो गया? जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। अब आपसे और यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। किसको? बी.आर. मेहता को। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता। ऐसा नहीं कर दीजिएगा बी.आर. अम्बेडकर, ना, गलत हो जाएगा, बी.आर. मेहता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी.आर. मेहता। चलिए, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर, देखिए यहाँ पे प्रयोग के तौर पे कह रहा है। अगर आपसे पूछता है प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया, प्रायोगिक तौर पे जब बोलेगा, जब आपसे प्रायोगिक तौर पे बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन आपका लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में, आपसे पूछ देगा राजस्थान में कहां पे? तो राजस्थान के नागौर जिले में, जिले का भी नाम याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया इसी दिन। तो आपसे पूछ दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो कहां लागू किया गया? राजस्थान में, नागौर जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछता है प्रायोगिक तौर पर, तब आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही सिली मिस्टेक होते हैं और एग्जाम में आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, आपने राजस्थान पढ़ के गए हैं, लेकिन वहां पे आपसे पूछ दिया प्रायोगिक तौर पे, तो आपका आंसर होना चाहिए था आंध्र प्रदेश। आप मार के आ गए राजस्थान, 2.5 नंबर आपने अपना गंवा दिया। तो इस वजह से ध्यान से पढ़ा करिए। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां
संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बाद में अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। तो आप ये चीज याद रखिएगा, आपका सबसे पहले कहां पे, राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, फिर बाकी जगह पे। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति के बाद आ जाते हैं हम लोग अशोक मेहता समिति। ये भी आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी आपका जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, क्या करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था जो चल रही थी उसका मूल्यांकन करने के लिए, क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, और इसको और अधिक इफेक्टिव करने के लिए, कब, 1977 ईस्वी में। इस ईयर को याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछता है बलवंत राय मेहता समिति किस ईयर में है, अशोक मेहता समिति किस ईयर में है, ईयर याद रखिएगा। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद एवं मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे। तो जैसे आपने देखा, बलवंत राय मेहता समिति में जो है 3 स्तर की बात की गई है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि हम सुझाव देना चाहते हैं कि द्विस्तरीय होना चाहिए। और ये द्विस्तरीय कैसा होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद। याद रखिएगा, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा अशोक मेहता समिति में जो द्विस्तर बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जिला स्तर पर जिला परिषद एवं मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। तो आप ये जनसंख्या भी याद रखिएगा कि जो आपका अशोक मेहता समिति था, जो आपका अशोक मेहता समिति उसमें मंडल पंचायत में, किसमें, मंडल पंचायत में कम से कम कितनी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना था, 15 से 20 हजार की जनसंख्या को या 10 से 15 गांव को सम्मिलित किया जाना था। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर GV.K. राव समिति, ये भी पूछा गया है। ईयर याद रखिएगा कब है, 1985 में। ईयर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, किसके लिए, गांव के विकास यानी ग्रामीण विकास और गरीबी के उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर GV.K. राय समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो GV.K. राव, कौन, GV.K. राव, डॉक्टर GV.K. राव समिति जो है आपका 1985 में, इसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। यानी इन्होंने, डॉक्टर GV.K. राव ने कितना स्तर बता दिया, अब 4 स्तर बता दिया। क्या, पहले आपने बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तर देखा, अशोक मेहता में 2 स्तर देखा, GV.K. राव में अब ये 4 स्तर। अब ये राज्य स्तर पर किसकी बात कर रहे हैं, राज्य विकास परिषद की बात कर रहे हैं। अब जाते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, डॉक्टर LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, 1986। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर
एवं नियमित रूप से कराने। देखिए, इसने क्या सुझाव दिया, जो पंचायती संस्थाओं के चुनाव हैं उनको गैर दलीय आधार पर, आप देखते होंगे जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो वहां पे कोई ये नहीं कहता है कि हम जो है किस पार्टी से हैं, ठीक है। वहां पे आप देखते होंगे बीजेपी या ऐसा कांग्रेस या सपा, ये सब चीज नहीं होता है ग्राम पंचायत का जो होता है। तो ये बात वही कह रहे हैं, ठीक है, कि गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करने तथा पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश किया। फिर आ जाते हैं हम लोग पीके थुंगन समिति। क्या पीके थुंगन समिति, याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कब है, 1988। 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो संस्था है उनको शक्तिशाली अगर बनाना है तो उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायत संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दिया। तो यहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में क्यों लिखा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब 73वां और 74वां कौन कौन सा 73 और 74 अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसको आप याद रखिएगा। तो 73वां जो संविधान संशोधन है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिंह राव, 73वां और 74वां, और राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको पता भी होना चाहिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए किस वर्ष में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछ देगा किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या प्रश्न पूछेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, ये जीरो नहीं है, 243 ओ तक, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ये भी याद रखिएगा, जिन पर पंचायत को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन अधिनियम का अभिपालन ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, छोटी का मात्रा हो जाएगा। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य जो है कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1994 में चुनाव आयोजित किया गया था इसके हिसाब से। तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बाद चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, पालन करने वाला कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायत के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो जो जो प्रश्न बने होंगे मैं आपको बताते भी जाऊंगा।
तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो ऊपर में प्रश्न बना था, क्या प्रश्न बना था आपका? पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या प्रश्न बना था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। किस में है आपका? भाग 9 में है। ग्राम सभा। इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को, यहाँ पे ग्राम सभा का परिभाषा दिया जा रहा है। तो ग्राम सभा में आता कौन है? देखिए, इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। किसको ग्राम सभा कहा जाएगा? आपसे पूछ देगा निम्न में से किसे ग्राम सभा कहा जाता है, यानी ग्राम सभा की परिभाषा। तो ध्यान से देखिए, किसी ग्राम का यानी किसी गांव का, गांव आपका तद्भव हो गया, ग्राम आपका तत्सम हो गया। किसी ग्राम का निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। आप देखते होंगे ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल होते हैं। ठीक है। अब ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा गांव है, उसमें ग्राम सभा अमोढ़ा है, उसमें कई गांव हैं। अमोढ़ा हो गया, फिर परसा हो गया, फिर थोड़ा हिस्सा आपका आ जाता है वहां पे मंझरिया कहा जाता है। इस तरह से मतलब एक ग्राम सभा में कई गांव जो है आ जाते हैं। अनुच्छेद 243 क के अनुसार, क्या आपका पहला अनुच्छेद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 243 का क या 243 का ए के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। कौन है? ग्राम पंचायत। किसकी कार्यकारी संस्था है? ग्राम सभा की। तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। आपसे प्रश्न यही बना देगा कि ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। एक प्रश्न याद रखिएगा, इसको ध्यान से। ऐसे डीपली प्रश्न पूछे गए हैं कि आप सोचे भी नहीं पाएंगे कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ देगा ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन सी है? तो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। दूसरा प्रश्न, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। फिर हाँ, ये दो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आपका पंचायत का गठन और संरचना। किस पे आ जाते हैं? पंचायत का गठन और संरचना पे आ जाते हैं। तो आपका प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है 2017 में? मैं प्रश्न के बारे में बता देता हूं थोड़ा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? क्या है प्रश्न? भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? कर प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज्य प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 243 आपका किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? तो देखो, ग्राम सभा का आपने किसमें देखा? अनुच्छेद 243 के ए में देखा। कब का प्रश्न है? यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 को यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है। यही प्रश्न 22 नवंबर 2021 को भी रिपीट हुआ है। 2 दिन पूछा है। यानी कि पहला जो आपने अनुच्छेद पढ़ा, यह वाला जो अनुच्छेद पढ़ा, आपको 2 दिन पूछा गया है एग्जाम में 2021 में। एक तो 14 नवंबर 2021 को पूछा गया है और एक आपका 14 नवंबर 2021 में पूछा गया है और 22 नवंबर 2021 में पूछा गया है। प्रश्न यही पूछा गया है कि आपका 243 ए किससे संबंधित है? पहला प्रश्न
जैसा कि मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट अनुच्छेद दे के आपको पूछ दिया जाएगा इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? तो आप यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान किसमें है? 243 का ए में है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। और बहुत डीपली जाएगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 प्रश्न और आपके जो बन सकते थे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पंचायत का गठन और संरचना पे। और एक प्रश्न पूछा है यहाँ पे, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम सभा, नगर पालिका, जिला परिषद। ये प्रश्न पूछा है 22 नवंबर 2021 को द्वितीय शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछा गया है? ग्राम सभा का परिभाषा पूछा है। 22 नवंबर को 2 प्रश्न यहां से बने हैं। ठीक है, एक ही मतलब इससे ही सिर्फ 3 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो यही एक प्रश्न ये भी बना है, ग्राम सभा का परिभाषा पूछा है। पहला क्या पूछा है आप जान जाइए, 22 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट में पूछा है ग्राम सभा का परिभाषा। ठीक है, दूसरा पूछा है ग्राम सभा जो है आपका किस अनुच्छेद में है? 243 का ए में है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है 14 नवंबर को कि 243 ए जो है किससे संबंधित है? क्या किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से संबंधित है। तो भाई अगर आप केयरलेस तरीके से हल सोचोगे कि यहाँ से तो सर वैसे ही कंटेंट दे रहे हैं तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, इस बात को जान लेना। सीरियसली पढ़ना, ठीक है, हल्के में नहीं लेना। चलो अभी यहाँ से भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न पूछा है, और इतना डीप पूछेगा ना कि आप सोच भी जल्दी नहीं पाओगे। ठीक है, इस वजह से बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं 1 मिनट पानी ले लूं। अब ये चीज जान लो, क्या जान लो आप? देखो पहले तो आप यही जान लो पंचायत का गठन और संरचना जो है किस अनुच्छेद में है? 243 के बी में है। पहला प्रश्न ये बन गया। दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा? 243 का बी भैया किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा। तो ग्राम पंचायत का गठन और संरचना से संबंधित है। अब आ जाइए, अनुच्छेद 243 का बी क्या कहता है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। 243 बी क्या करता है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में क्या? प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो गया। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो आपका यहां भी क्या प्रश्न पूछा गया है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रश्न क्या पूछा गया है? पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? ये तो आपका पिछला से ही प्रश्न हो गया। हाँ, अब आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को, ठीक है, उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के लिए, पंचायतों की संरचना के लिए कौन जो है आपका? तो देखिए यहाँ पे देखिए, पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 सी में किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए पहले 243 का बी। 243 का बी में जो है क्या कहा गया है
कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। तो पंचायत का गठन किस में हो गया? 243 का बी में हो गया। और संरचना किस में हो गया? 243 का सी में हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो आपसे ये भी पूछ देगा त्रिस्तरीय के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए कि 20 लाख जनसंख्या आवश्यक होना चाहिए। अगर मान लीजिए 20 लाख जनसंख्या नहीं है तो मध्य वाला जो स्तर है उसको रखना जरूरी नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। तो अगर आपसे पूछ देता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। वहां पंचायत के 4 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 सी में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 243 सी में किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्तियां प्रदान की गई है। पंचायतों में आरक्षण क्या है आपका? पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपसे देखिए 2 प्रश्न पूछ देगा यहाँ पे। पहला तो आप यही जान गए पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का डी। और डायरेक्ट दूसरा प्रश्न अनुच्छेद 243 का डी किससे संबंधित है? पंचायतों में आरक्षण। क्या इससे प्रश्न पूछा गया है? हाँ पूछा गया है। कब पूछा गया है? 23 नवंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन दिया है 265, 243 का डी, 279 का ए, 239 का डबल ए। तो जो भी पंचायत के बारे में चीजें दी गई हैं 243 में दी गई हैं। तो बहुत ही आसान ऑप्शन हो जाएगा आपका 243 का डी हो जाएगा। फिर आपका क्या है? इसी से आरक्षण से ही प्रश्न है, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। आपका दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1/3 ही है। क्या है? 1/3 ही है। चलिए यहाँ पे देखिए तो पंचायतों में आरक्षण किस में है? 243 का डी में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसमें से 1/3 भाग स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पंचायत के कुल स्थान का 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। तो देखिए जहां पे अगर मान लीजिए SC ST OBC के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है तो आपका क्या है? 1/3 महिलाओं के लिए होगा और कुल का 1/3 भी महिलाओं के लिए होगा। ये चीज का आपको ध्यान देना है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। पंचायत में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से आपसे पूछ दे पंचायत में जो आरक्षित स्थान होते हैं उनको कैसे आवंटित किया जाता है? तो कैसे? चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाता है। आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होती है। यहाँ पे देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 में पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न यहाँ क्या पूछ देगा?
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में किया गया? तो सन 2000 में। कब किया गया? सन 2000 में किया गया। आपसे पूछ देगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, क्या किस संविधान संशोधन के लिए द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी? तो 64वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या यहाँ से प्रश्न पूछा गया है? पंचायत का कार्यकाल लिखा हुआ है। तो हाँ भाई मेरे प्रश्न पूछा गया है, एक दिन नहीं, कब कब प्रश्न पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। 21 दिसंबर 2017 का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कब? 21 दिसंबर 2017 का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। फिर आपका 12 नवंबर 2021 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है? 12 नवंबर 2021 का प्रश्न है, 12 नवंबर 2021 का, कि ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। फिर आपका एक ही प्रश्न को दो बार दे दिया है, तो ये दो बार पूछा गया है आपका। कितनी बार? दो बार। तो कार्यकाल आपका किस में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 का ई में है। तो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ दे सकता है, पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? 243 का ई में है। या ये पूछ देगा अनुच्छेद 243 का ई किससे संबंधित है? तो पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है कार्यकाल। सभी स्तर की पंचायत का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष, सभी का, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला परिषद हो, प्रथम तिथि से, अधिवेशन की प्रथम तिथि से कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। ई इससे याद रखिएगा, 5 वर्ष होता है 243 का ई। क्या? 243 का ई का रीजनिंग में वैल्यू कितना होता है? 5। इससे याद रखिएगा। 6 माह की अवधि के पूर्व, मान लीजिए वहां पे किसी कारण से, जैसे ग्राम प्रधान जो बना था मर गया या कुछ भी हो गया, तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसका कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, तब चुनाव नहीं कराया जाएगा। अगर 6 महीना से अधिक समय बचा हुआ है तभी चुनाव कराया जाएगा। 6 महीना से कम समय बचा हुआ है तब चुनाव आपका नहीं कराया जाएगा। और जैसे मान लीजिए बीच में जब चुनाव होता है तो उसका जो टाइम बचा होता है उसी तक के लिए होता है। जैसे ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। 2 वर्ष बाद कोई प्रधान मर गया तो अगला जो प्रधान बनेगा 5 वर्ष के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही। मतलब जब तक उसका कार्यकाल, जो एक 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उसी तक रहेगा। ये नहीं है कि 2 वर्ष बाद कोई मर गया तो अगला जो आएगा वो 5 वर्ष रहेगा ना। वो जब तक, जब सभी के लिए चुनाव होगा तो वहां का भी चुनाव हो जाएगा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण में प्रावधान है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, अब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कहां कहां पे है? मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड राज्य में प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज अर्थात केवल ग्राम पंचायत को अपनाया गया है। तो कहां कहां पे? केरल में, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में केवल एक स्तर। आपसे प्रश्न पूछ दे कहां पे एक स्तरीय है तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां पे। 4 स्तर कहां पे था आपका? पश्चिम बंगाल। अब देखिए सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, क्या योग्यता नहीं दिया है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
क्या इससे प्रश्न पूछा है? हाँ भाई पूछा है। 24 जुलाई 2017 को एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितना वर्ष का एज पूरा कर लिया है? तो आपका क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, क्या सॉरी 21 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। 25 वर्ष तो विधायक और आपका लोकसभा के लिए होता है, सांसद के लिए। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 का प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका? 21 वर्ष। सदस्यता के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 243 का एफ में दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा। पहला, यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। दूसरा, यह 21 वर्ष की कम आयु से है। तीसरा, यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है। फिर आ जाते हैं हम लोग पंचायत की शक्तियों के बारे में। 243 का जी। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है। किसको शक्ति दी गई है? राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्रधान प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। ये शक्तियां अधोलिखित के संबंध में हो सकती हैं, यथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों का कार्यान्वित करना। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय। उल्लेखनीय है कि अनुसूची 11 में कुल 29 विषय दिए गए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा या 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय में। इसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। तो ये आपका याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है। 29 कार्यात्मक मद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जो 29 विषय दिए गए हैं किससे हैं? 243 का जी। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था आपका कि 29 विषय किस अनुच्छेद में है? 243 का जी में है। राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्र में वित्त आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही राज्य वित्त आयोग 243 का आई। क्या? 243 का आई। यहाँ पे देखिए, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243 का आई के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो आपसे यही पूछा है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और ये भी एक ही नहीं पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा है, वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन कौन करता है? देखिए, पुनरावलोकन कौन करता है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो ये जो राज्य वित्त आयोग वाला प्रश्न है 2 बार पूछा है। एक बार 2021 को पूछा है 17 नवंबर को, और एक बार पूछा है 25 नवंबर 2021 को। तो याद रखिएगा, हर चीज जो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, कंटेंट आपका यहां से फंसने वाला है जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो अधोलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। उन सिद्धांतों के बारे में राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायत के। फिर आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 का क पे। अब देखिए क्या यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, आई निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच
राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। राजस्व का बंटवारा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। ये भी आपका 243 का आई में दिया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, आई के बाद एक चीज भूल गया, जे। जैसे आपने पढ़ा था, केंद्र का जो होता है लेखा परीक्षा कौन करता है और राज्य का लेखा परीक्षा कौन करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही पंचायतों का जो है लेखा परीक्षा कौन करता है? 243 का जे में दिया गया है। 243 का जे में लेखा परीक्षाओं का, ठीक है, कौन करता है? तो राज्य का जो विधानमंडल रहेगा। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। इसको लिख लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा गया है तो कहीं यहीं से ना प्रश्न फिर पूछ दे, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, राज्य का विधानमंडल करता है। कौन? राज्य का विधानमंडल। किस अनुच्छेद के अनुसार? 243 का जे के अनुसार। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान का अधिकार किसको है? राज्य का विधानमंडल को है। अब आ जाते हैं हम लोग 243 का के। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है। तो आपसे प्रश्न यहां भी पूछ देगा, राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त तो हो गया, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये भी प्रश्न बन जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को इस आधार पर और इस प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। जैसे आपका केंद्र में निर्वाचन आयोग है, उसके जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा वैसे हटाया जाता है। वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग के आपके निर्वाचन आयुक्त हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनको हटाना रहेगा तो जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, कैसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाएगा। पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। तो ये भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो आपसे पूछ देगा, क्या राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है? हाँ मेरे भाई, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन संबंधी विवाद में न्यायालय के हस्ताक्षर पर रोक। अनुच्छेद 243 एल के तहत पंचायत के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। कौन सा? अगर मान लो निर्वाचन संबंधी विवाद है तो आपका किस अनुच्छेद के तहत? 243 एल के तहत। क्या यहां से प्रश्न पूछा गया है? अभी बताते हैं। यहाँ से प्रश्न अभी तो नहीं पूछा गया है, चलिए आगे पढ़ते जाते हैं।
अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ देता है निर्वाचन संबंधी विवाद किस अनुच्छेद में है, तो 243 का एल में है। पंचायत चुनाव को चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रीति के तहत ही किया जा सकता है। पंचायत अधिनियम 1996 अनुच्छेद 243 ई के खंड 4 के अनुसार संसद को यह अधिकार, या नहीं होगा, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान से वर्जित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। इसी उद्देश्य से 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पारित किया गया। इसके बारे में पूछा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो 1996 में पारित किया गया था। पारित कब पूछा था, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत वर्ष वहां पे दिया था, तो कब, 1996 से लागू हुआ। और इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है, PESA के भी नाम से जाना जाता है, और ये पूछा गया है। क्षेत्र पंचायत समिति यह स्थानीय स्वशासन की मध्यवर्ती इकाई है, जो अब ये मध्यवर्ती आ गया। जो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वो तो सबसे निम्नतर स्तर का था, ग्राम पंचायत। अब आ गया हमारा क्षेत्र पंचायत समिति। यह स्थानीय स्वशासन की कौन सी इकाई है, मध्यवर्ती, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के योजक का कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा ये निर्वाचन सदस्य ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यद्यपि समय से पूर्व भी विकसित होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। फिर आ गया हमारा जिला पंचायत। यह स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 50 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 75 हो सकती है। तो आपको याद रखना है, जिला पंचायत का न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, 50, और अधिकतम कितना हो सकता है, 75। जिला परिषद के सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। ध्यातव्य है कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जिलाधिकारी द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष सबका होता है, आपको पता हो गया। चलिए, नगरीय प्रशासन। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश शहर द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक, ये नमक नहीं है नामक, स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। तो सबसे पहले नगर निगम कहाँ बना था, मद्रास। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई के 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। कौन कौन सा आपका, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग, वही सेम आपके राष्ट्रपति हैं, स्वयं सब चीज है, ठीक है, सब कुछ है। कब से लागू हुआ है, 1 जून 1993 से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ, 74वां जो संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, वो आपका कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल को। और ये कब लागू हो रहा है, 1 जून 1993 से लागू हुआ। कौन प्रधानमंत्री था, PV नरसिंह राव। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा अनुच्छेद 243 से कौन सा जोड़ा गया, देखिए यहाँ पे, इस अधिनियम द्वारा संविधान में नया भाग कौन जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी याद रखिएगा। किस अमेंडमेंट द्वारा, 74 अमेंडमेंट द्वारा। तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, आपका 9 क जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन कौन अनुच्छेद, 243 त से 243 य 6 तक, कितने, 18 नए अनुच्छेद, ठीक है। 9 क के तहत नगर पालिका के संबंध में
प्रमुख प्रावधान हैं। सबसे पहले गठन के बारे में देखिए। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में दिया है? 243 का क्यों में। संरचना के बारे में देखिए। नगर पालिकाओं की संरचना। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। कौन करती है? वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण। तो यहां से भी प्रश्न पूछ देगा आपका, वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। तो जब कई बार पढ़ेंगे, मैं रिवीजन करने को क्यों कहता हूं कि आप चीजों को जो है ताकि कई बार पढ़ें, ठीक है। जब कई बार नहीं पढ़ेंगे तो यही सब डाटा छूट जाएगा। स्थानों का आरक्षण। नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 243 का टी के तहत किया गया है। पंचायत के ही समान है, 1/3 स्त्रियों के लिए। अवधि 5 वर्ष। यहाँ भी अवधि भी सेम है, सेम आपका ग्राम पंचायत जैसे हम लोग पढ़े थे वही चीजें हैं, नियम वही चीजें हैं। योग्यता 21 वर्ष से कम आयु न हो, 21 वर्ष हो चुका हो, सेम वही टर्म एंड कंडीशन है आपके। जो अलग रहेगा मैं बता दूंगा। शक्तियां एवं प्राधिकार देखिए, जैसे वहां पे 29 विषय थे, यहाँ पे 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? यहाँ पे 18 विषय हैं। वहां पे 11वीं अनुसूची है, यहाँ 12वीं अनुसूची है, वही है 243 का डब्लू। कौन सा? 243 का डब्लू। नगर पालिकाओं के निर्वाचन 243 के, जैसे पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है वही इनके लिए भी चुनाव कराता है। जो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है वही इनके लिए भी कराता है, नगर पालिकाओं के लिए भी। तो आपसे पूछ दे, नगर पालिकाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी। महानगर योजना समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठन की गई है। अब ये आपका लास्ट हो जाएगा सहकारी समितियां, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ये आपका किस में है? 9 का ख में है। किस में है? 9 का ख जोड़ा गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है याद रखिएगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, कौन सा अमेंडमेंट? 97 अमेंडमेंट, याद रखिएगा। कौन सा अमेंडमेंट? 97 अमेंडमेंट। कब? 2011 द्वारा। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। कौन सा अनुच्छेद? 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। तो ये आपका 8वां चैप्टर था। परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा वो करा देंगे कल। बाकी आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए। पॉलिटी इस महीना में खत्म करने का लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।